सबसे पहले मैं शिवम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ तो बेटा, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि आप सबको एक बात पता होगा, इस बार न जो नवोदय का क्लास 6 का जो एग्जाम है वो है दिसंबर में, और वो भी 13 दिसंबर को। इस बार एग्जाम बेटा थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्लास डेली यूट्यूब पे मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। उसमें डेली आपको 20 क्वेश्चन मैथ के कराए जाएंगे, और मैं आप लोगों को इस बात का पूरी उम्मीद दिलाऊंगा बेटा कि इस जो आपकी 12 दिसंबर तक जो अपना प्रैक्टिस सेट चलेंगे आपके, उसमें से कुछ भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। इस बात का मैं पूरे बहुत विश्वास के साथ बता सकता हूं मैं आपको। चलो, आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहला लेके आऊंगा, पूरे 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे बेटा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसमें आपको बताना बेटा स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान निकालना है? 27307। आपको जो क्वेश्चन में 7 के स्थानीय मान का आपको निकालना है अंतर। देखो बेटा, स्थान यानी 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7। और बेटा इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7000। और इनका बेटा जब अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो ये हो जाएगा 6993। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है? रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा आप सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है 1 से लेकर 10 तक 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या फिर खुद का भाग जाए। यानी कि पहली 1 और 10 के बीच में पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी बेटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और तो नहीं होगी। 1 और 10 के बीच में यही बेटा 4 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या फिर खुद का भाग जाए, और किसी संख्या का डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने लगा हुआ है, वो ये कह रहा है बेटा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी 8 से विभाज्य है। देखो बेटा, 4 ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है आपके सामने वो है 1324, दूसरा ऑप्शन है 1432, तीसरा ऑप्शन है 3142, और चौथा ऑप्शन है 3214। तो 8 से विभाज्य निकालना है, तो 8 की विभाज्यता का नियम सबसे पहले देखो। 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 की विभाज्यता का नियम होता है जिसका अंतिम अंक बेटा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद बेटा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब इन्हीं 8 यानी 8 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए बेटा? 8 से। अब देखो अंतिम 3 अंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अंतिम 3 अंक क्या है बेटा? 324। अगर 324 में अब 8 का भाग लगा हुए, 8 चौका 32, बचा क्या? 4। बेटा 4 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, यानी कि ये वाला कैसा हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर बी
432, 8 पंजे 40 और 8 चौका 32, यानी कि आपका जो क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, बेटा महत्तम समावर्तक जो होता है वो होता है एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक वो होता है आपका एलसीएम। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2 और 12 है। देखो बेटा महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक कितना है आपका 12, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 12, और इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या जो है बेटा वो है 4। इसका मतलब ये है आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, दूसरी संख्या। देखो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, आता होगा फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो बेटा एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना है 2, पहली संख्या क्या दे रहा है 4, यानी दूसरी संख्या आपको क्या करनी है निकालनी है। या तो बेटा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, ये 4 गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में। आपको काटना है नहीं क्योंकि ऐसे ही आपको ऑप्शन दिए हैं, और इस तरह से देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बेटा वो है ए। आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए, राइट आंसर है। क्लियर है, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके सामने लगा हुआ है। क्या एक रेलगाड़ी ए से, देखो बेटा कोई एक रेलगाड़ी है जो जगह है क्या ए और जाती कहां पर है, कौन सी जगह है बेटा बी। बहुत आसान बात है, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा बेटा मैं। और ये ए से चलना स्टार्ट करती है शाम को 5:15 पे, यानी कि शाम को 5:15 से शाम को चलती है, यानी कि पीएम में चलती होगी। और अगले दिन कब, अगले दिन सुबह 10:40 AM में ये गाड़ी वहां पर बेटा पहुंचती है। क्लियर है, यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं शाम को 5:15 पे चली और अगले दिन यानी 12 घंटे बाद जो दिन आया है वो 10:40 AM पर गाड़ी पहुंची। अगर आप देखोगे कि 5:15 PM से 5:15 AM तक जो घंटे हो रहे हैं बेटा वो कितने हो रहे हैं 12। क्लियर है, अब 5:15 से 6:15 AM तक यहां भी आपका 1 घंटा बढ़ रहा है, 6:15 से 7:15 AM तक यहां भी आपका 1 घंटा बढ़ रहा है, 7:15 से 8:15 AM तक यहां भी आपका 1 घंटा बढ़ रहा है, 8:15 से 9:15 AM तक यहां भी बेटा आपका 1 घंटा बढ़ रहा है, और 9:15 से 10:15 AM तक यहां भी 1 घंटा बढ़ रहा है। और पहुंचती कितने बजे है 10:40 पे, यानी 12 घंटा, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई 17 घंटा और कुछ मिनट लगेंगे, यानी 10:15 तक पहुंच गए, पहुंचना 10:40 तक, यानी 17 घंटा 25 मिनट का बेटा समय लगेगा। क्लियर है, नोट करो। ऑप्शन नंबर है आपका आंसर सी। कर लिया बेटा नोट। अब देखो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लगा हुआ है। ये कह रहा है एक कार ए से बी की ओर, देखो बेटा कोई दो जगह है, पहली जगह है ए और यहां से एक कार चलती है किधर बी की ओर, यानी कि ये बेटा एक कोई कार है, ये जाती है इस ए से चलना स्टार्ट करती है किधर, इस बी की ओर।
एक कार ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है और इस कार की जो बेटा चाल है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 घंटे के अंत में उसने पूरी दूरी का आधा भाग तय किया, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, यानी कि 2 घंटे में, यानी कि चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब है 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चलेगी बेटा। तो बेटा जो यही कार 2 घंटे में कितना चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी, नहीं चलेगी। और जो 80 किलोमीटर चल रही है वो कुल दूरी का 1/2 भाग है। किसका, कुल दूरी का, यानी कि 2 में से किसी एक भाग का कितना है, 80%। कुल दूरी का आधा भाग है। अगर एक का बेटा ये 80 गुना है, तो मैं इस 2 का भी 80 गुना करूंगा तो टोटल जो दूरी होगी वो आपकी 160 किलोमीटर होगी। 160 किलोमीटर दूरी का आधा भाग ही तो 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर वो चल कितनी देर में रही है, 2 घंटे में। आपका आंसर क्या होगा, 160। ऑप्शन नंबर है आपका बेटा डी। रफ कर दूं मैं से, नोट करो। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। दो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने लगा हुआ है 47, इसका मैं सॉल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात ये कह रहा है आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों को आपको सॉल्व करना है। इन चारों ऑप्शन में से जिसका भी आंसर आएगा 1 वही होगा आपका आंसर। इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो 8 जो आपके सामने लगा हुआ है कि 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3/2। आपको इसे सॉल्व करना है। अगर मैं थोड़ा आप ध्यान से देखोगे 3/2 का भाग लगाओगे, 3/2 में आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3/2। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2 प्लस 3/2, चाहो तो ले सकते हो 1, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 और 3 7/2 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर भाई, सिंपल है, नॉर्मल फ्रैक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा आप 9। क्वेश्चन नंबर है 9 जो आपके सामने लिखा हुआ है 3 संख्याओं का औसत बार है। बेटा एवरेज का क्वेश्चन है। एक एवरेज में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, संख्या गुणा औसत बराबर योग, यानी कि 3 संख्याएं उनका औसत है 12 तो योग क्या हो जाएगा, 36। मैं इस चीज को कह सकता हूं कि 3 संख्याओं का योग 36 है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 36। अब मैंने मान लिया ये 3 संख्याएं आपकी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 36। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये आप कह दोगे सर 36 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि 3 संख्याओं का योग 36 है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और इन तीनों संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं दी हैं, तो मैंने मान लिया पहली संख्या दी है बेटा 13 और दूसरी संख्या दे रहा है आपको 15। पहली संख्या 13 दे रहा है, दूसरी संख्या 15 दे रहा है। आपको तीसरी संख्या निकालनी है, तो बेटा तीसरी संख्या की जगह तीसरी संख्या किसका योग कितना है, 36। अगर मैं बेटा इन दोनों संख्याओं का योग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस तीसरी संख्या इज इक्वल टू 36। इधर प्लस का है, इधर होगा माइनस का, यानी कि यहाँ से बेटा तीसरी संख्या निकलेगी। 36 में से जब आप 28 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8। ये आपका क्या होगा आंसर, नोट करो। क्लियर है, रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। देखो बेटा
अभी आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है 24 के कुल गुणनखंड, और मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सुंदर तरीका है। ऐसे क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हो। कैसे कैसे, दोनों सिखाता हूं। पहला तरीका, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 24 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है। आप कह दो सर इस 24 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। अब किसी संख्या में जिस जिसका भाग जाता है वो उसका बेटा फैक्टर हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। अब देखिए इसके टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 8। तरीका नंबर फर्स्ट। अब दूसरा तरीका अगर मैं निकालूंगा, बेटा ये तरीका अच्छा है। सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकाल लो। 2 का भाग लगाओगे 12 बार, फिर 2 का भाग लगाओगे 6 बार, फिर 2 का भाग लगाओगे 3 बार, अब 3 का भाग लगाओगे 1 बार। यानी कि ये हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसकी पावर कोई नहीं है तो 1 ले लो। जो पावर में लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है बेटा, 3। इसकी पावर 3। आपको क्या करना है, जो भी पावर होगी उसमें 1 करना है प्लस। अभी पावर कितनी है, 3, इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। अभी जो पावर है वो है 3, इसमें 1 प्लस करो होगा 4। यहाँ पर पावर कितनी है, 1, इसमें 1 प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 2। और इन दोनों संख्या को करोगे मल्टीप्लाई, तो यहां से देखोगे तो गुणनखंड की जो संख्या निकल के आई है बेटा, वो आपकी कितनी निकल के आई है, 8। यहां से भी ऐसे भी 8 आ रही है और ऐसे भी 8 आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है अब है 11। रफ कर दूं मैं से। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपके सामने लगा हुआ है। ए कॉमा बी एवं सी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हो। बेटा 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये तीनों लोग जब मिलके काम करते हैं तो काम आपका 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 25 दिन में। और अगर ए उसी काम को अकेले करता है तो काम कितने दिन में होता है, 50 दिन में। अगर ए बी और सी तीनों काम करते हैं तो काम होता है 25 दिन में। अकेला ए उस काम को करता है तो काम होता है 50 दिन में। अगर अब हमें क्या करना है, दोनों का लेना है बेटा एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 50। अच्छा 25 का जब भाग लगाओगे 50 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार। 50 का भाग लगाओगे 50 में कितने बार जाएगा, 1 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं ए बी और सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। यानी कि जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो ए अकेला कर रहा है 1। इसका मतलब ये है कि ए तीनों जब 2 कर रहे होंगे तो इसमें ए अकेला 1 कर रहा होगा, और बाकी का जो बचा हुआ काम है वो बी और सी मिलके 1 कर रहे होंगे। अच्छा बी और सी को बेटा जो काम करना है वो काम करना कितना है, 50। और ये एक दिन में काम कितना करते हैं, 1। तो ये पूरा काम करेंगे कितने दिन में, आप कह देंगे सर 50 दिन में। ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसका ऑप्शन है बेटा, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेटा थोड़ा ध्यान दे दोगे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी 2400 रुपए कमाता है। देखो बेटा कोई एक आदमी है, उसकी जो इनकम है, आय है, सैलरी है, तनख्वाह है, वो एक ही बात होती है। एक आदमी जो रुपए कमा रहा है वो कितने कमा रहा है, 2400 रुपए। यानी 2400 रुपए की वो पैदावार कर रहा है, इतने रुपए कमा रहा है। और 600 रुपए की इसमें से क्या करता है, बचत। कोई आदमी 2400 रुपए कमा रहा है और 2400 रुपए में से बेटा वो बचत कितनी कर रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है, 600 रुपए की। इसका मतलब ये हो गया कोई आदमी 2400 रुपए कमा रहा है, 600 रुपए खर्च कर रहा है, सॉरी बचा रहा है। इसका मतलब बेटा वो खर्चा कितना कर रहा होगा। आप कह सकते हो कि सर जो खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा होगा, 1800 रुपए का। यानी कि 2400 कमाया,
600 रुपए कर ली बचत, 1800 रुपए क्या कर दिए खर्च। अब आपसे पूछ ये रहा है उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। देखो बेटा खर्च कितना होता है 1800, कितने का 2400 का, इसका निकालना है प्रतिशत 100 का क्या लगाओगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काट सकते हो आप, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 4 सत्ते 28 और 4 पंज 20, यानी 75% क्या करता है वो कर देता है खर्च। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20% का 40%, देखो बेटा 20% का 40% क्या है। देखो बेटा का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 20 चलो 20% गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8%। क्लियर है, नोट करो। अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15%, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अच्छा देखो हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, आप कहोगे सर 100%। अगर कोई चीज 100% है, अगर आपको इसमें हो रहा है लाभ, अगर लाभ होगा तो 100 में होगा प्लस, और हानि होगी तो 100 से क्या होगी माइनस। अगर 15% का लाभ कमा रहा है बेटा, तो 15% के लाभ का मतलब हो गया 115%। कब, जब उस वस्तु को बेचता है 23 रुपए में, तब 15% का लाभ तब होता है जब किसी वस्तु को कितने रुपए में बेटा बेच रहा है 23 रुपए में, विक्रय मूल्य क्या है 23 रुपए। अगर मैं आपसे परसेंट हटाओ तो अपोन में क्या आ जाएगा 100, यानी कि 23 का 155 टाइम्स मल्टीपल है। ऐसा कोई नंबर है जिसका 5 टाइम्स मल्टीपल करें तो कितना हो जाए 100, तो ऐसा कौन सा नंबर है बेटा 20। इसका आंसर हो गया 20। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने 15, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपसे कह रहा है कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, यानी कि बेटा 6 किलोग्राम चावल 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में आप 6 किलोग्राम चावल खरीदते हो उतने ही रुपए में आप 8 किलोग्राम गेहूं खरीद सकते हो, या फिर जितने रुपए में आप 8 किलोग्राम गेहूं खरीदते हो उतने ही रुपए में आप 6 किलोग्राम चावल खरीद सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपए है, बेटा 1 किलोग्राम गेहूं अगर 6 रुपए के हैं तो 8 किलोग्राम गेहूं कितने रुपए हो जाएंगे बेटा, आप कहोगे इसमें 6 का गुणा कर दो, 8 6 के 48 रुपए के, यानी कि 48 रुपए के 8 किलोग्राम गेहूं हो जाएंगे। तो 48 रुपए के बेटा 6 किलोग्राम क्या हो जाएंगे चावल, यानी कि 8 किलोग्राम गेहूं 6 किलोग्राम चावल के बराबर है। 1 किलोग्राम गेहूं 6 रुपए का है तो 8 किलोग्राम गेहूं 48 रुपए का है, यानी 6 किलोग्राम चावल अब 48 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना है 1 किलोग्राम चावल कितने रुपए का होगा, यानी कि 6 किलोग्राम चावल 48 रुपए के हैं तो 1 किलोग्राम चावल बेटा 8 रुपए का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लगा हुआ है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा बेटा, आपको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन बेटा मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर कराऊंगा 17।
क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक आयत का क्षेत्रफल। देखो बेटा, एक आयत की लंबाई दी हुई है, आयत की जो लंबाई है यानी कि एल है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर आयत दिया हुआ है तो आयत में क्या क्या होता है बेटा, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। अगर आपसे लंबाई का जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब चौड़ाई भी होगी, और चौड़ाई वो आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और भी कुछ दे रहा है इसमें, और ये कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक आयत का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर के वर्ग के तुल्य है, यानी कि एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा दे रहा है, वो दे रहा है बेटा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। ये तुल्य का मतलब कैसा है, बराबर है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर है एक वर्ग के क्षेत्रफल के। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। अब लंबाई तो आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो बेटा चौड़ाई आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। भुजा दे रहा है 8 और 8 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा 64, ये मल्टीपल में इधर आ जाएगा बेटा डिवाइड में, 64/10 जीरो हटाओगे आप लगा सकते हो पॉइंट, यानी कि उस आयत की चौड़ाई है 6.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी नोट करो बेटा। रफ कर दो। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर है, आप 18 क्वेश्चन नंबर आपके सामने लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्गाकार भूमखंड का क्षेत्रफल 9 एरियास है, यानी कि कोई वर्गाकार भूमखंड है उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 एरियास है, इसकी लंबाई आपको बताएं। देखो बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, 1 एरियास, 1 एरियास का मतलब होता है बेटा 100 वर्ग मीटर। एक एरियास का मतलब होता है 100 वर्ग मीटर, तो 9 एरियास का मतलब हो जाएगा बेटा 900 वर्ग मीटर। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं जो वर्गाकार भूमिखंड है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 900 वर्ग मीटर। अगर 900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है इसका मतलब ये है इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी बेटा 30 मीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए 1 एरिया इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। ये चीजें बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इन चीजों का बेटा विशेष ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर है बेटा 19 आपके सामने रखा हुआ है, रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे, जो आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन को देखने के बाद अब आप एक चीज बताओ मुझे, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बेटा। 1 किलोमीटर बराबर होता है बेटा 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होते हैं। तो मैं आपसे ये कह दूं 1 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर बराबर अगर 1000 मीटर है तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर हो जाएगा बेटा 1000 गुणा 1000, यही तो हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि 1 किलोमीटर का मतलब अगर 1000 है तो 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब 1000 गुणा 1000 हो जाएगा। और आपको एक बात पता होना चाहिए 10,000 वर्ग मीटर, और आपको एक बात पता होना चाहिए कि 10,000 वर्ग मीटर जो बराबर होता है वो होता है 1 हेक्टेयर।
यानी कि जो 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है बेटा। तो बेटा अब आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतना वर्ग किलोमीटर किसके बराबर होगा? तो ये होगा बेटा आपका यानी कि 10,000 वर्ग मीटर इसका निकालना है बेटा। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये जो आपका आया है वो होगा 100 हेक्टेयर की। किसके होगा बेटा? 100 हेक्टेयर की। क्लियर है? नोट करो। अब है क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल नहीं है। मैं इसकी कंप्लीट क्लास डालूंगा बेटा, मेजरमेंट वाली कंप्लीट क्लास डालूंगा। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जाती है? देखो बेटा इसमें क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल है और 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे ये कहता है यानी कि वे संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हैं और 3 से भी विभाजित हैं वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। और 3 से विभाजित वो संख्या होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, वो संख्या बेटा 3 से विभाजित होगी। और 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है जिसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद करोगे बेटा, 6 का डिवाइड करके देखोगे तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 51 बच जाएगा। आप फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है बेटा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, बाकी मिलते हैं कल। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा और इन सभी क्वेश्चंस को एक आप प्रॉपर फेयर कॉपी बनाना जिस पर लिखते रहना। और जिस दिन आप बेटा एग्जाम देने जाओगे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चन से मिलेंगे। आज के इतना ही रखते हैं। जय हिंद।